स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, कल हम लोग मेंडल के बारे में पढ़ रहे थे, आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू किया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को कल मेंडल के बारे में बताया गया था कि मेंडल कौन था। मेंडल एक बहुत गरीब किसान परिवार का था। उसने अपने जीवन में 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। 3 लॉज को दिया था। इन तीनों लॉज में बताया गया था आपको कल कि मेंडल के तीनों लॉ को पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटे छोटे कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उन छोटे छोटे बेसिक टर्म्स को हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक इन बेसिक टर्म्स को जाने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर नहीं होगा। ठीक बच्चों, जिसमें आपको बताया गया कि होमोलोगस क्या है, आपको एलिस के बारे में बताया गया था, आपको जीन्स के बारे में बताया गया था, आपको हेट्रोजाइगस बताया गया था, होमोजाइगस बताया गया था, डोमिनेंट बताया गया था और आपको एलिल के बारे में बताया गया था। यहाँ तक कि आपको कैरेक्टर और ट्रेड्स के भी बारे में बताया गया था कि ये क्या होता है। जब तक आप इन छोटे टर्म को जानेंगे नहीं कि डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, होमोजाइगस क्या, हेट्रोजाइगस क्या, तब तक आपको मेंडल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्योंकि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें बार बार कहेगा कि ये होमोजाइगस क्रोमोसोम्स है, ये हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम्स है। तो जब हम पहले पढ़े रहेंगे तभी तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में बताएंगे ना कि ये होमोजाइगस क्रोमोसोम था और यहाँ पे हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम था। ठीक है बच्चों, आज हम लोग आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको कल कैरेक्टर और ट्रेड्स के बारे में बताया गया था। देखो बच्चों, कैरेक्टर ट्रेड्स में अगर देखा जाए तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर डीएनए होता है। हम कैसे जानेंगे कि कौन सा हमारे अंदर जीन जो है वो डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव? क्योंकि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में अगर देखा जाएगा तो जो पहला एक्सपेरिमेंट था जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहे हैं, उसमें मेंडल ने सबसे पहले पौधे की तने की बात की थी। अब वो भी पौधे के अगर तने में देखा जाएगा, एक उसका तना जो था उसका लंबा था और एक तना क्या था आपका, उसका बौना था। तो ये चीज था, इस चीज को हमें क्या है पहले जानना है। तो देखो बच्चों, पहले हम डीएनए के में जीन्स देख लिए आखिर वो कहाँ होते हैं। तो देखो, ये है हमारा बेसिकली क्या है बच्चों, ये डीएनए है हमारा। क्या है ये हमारा डीएनए है, ये क्या है हमारा डीएनए। ठीक है, डीएनए में अगर देखा जाए बच्चों तो ये क्या है, ये हमारा डीएनए है। ये डीएनए का हमारा पूरा नाम जो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यही इसका पूरा नाम होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस डीएनए में क्या होता है बच्चों, जगह जगह पे छोटे छोटे हमारे कुछ कण पाए जाते हैं। उन छोटे छोटे कण को ही हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जीन। और जीन जो जानते हैं कि ये क्या है, एक हेरिडिटी है। जीन क्या है, जीन इज हेरिडिटी। ठीक है, विच परफॉर्म one generation to another generation। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि जीन क्या होता है, कि हेरिडिटी मटेरियल है। माता पिता के लक्षणों को जीन ही क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। वो लक्षण क्या है, कुछ भी हो सकता है। माता पिता के आंख, नाक, कान, होठ, बनावट, ये जो भी सारी चीजें सब जीन ही लेकर जाता है। यहाँ तक कि जीन माता पिता की बीमारियों को भी लेकर जाता है। उनके अंदर जो एलर्जी वगैरह होगी वो सेम टू सेम डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा हमारी पीढ़ी में। क्या हो रही है, बनी बनाई संपत्ति जो होती है वो माता पिता से बच्चों को ट्रांसफर किया जा रहा है, वही हमारी क्या है, हेरिडिटी है। और ये किसके जरिए जाएगा बच्चों, ये हमारे जीन के जरिए जाएगा। किसके जरिए जाएगा, जीन के जरिए जाएगा। अब देखो बच्चों, मेंडल ने क्या किया था, इस जीन को देखने के लिए अगर देखा जाएगा तो मेंडल ने एक लंबे पौधे को लिया, एक बौने पौधे को लिया। क्योंकि मेंडल का जो पहला एक्सपेरिमेंट था लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें क्या किया था मेंडल ने, सबसे पहले जो 7 लक्षणों को चुना था ना, 7 लक्षणों में अगर देखा जाएगा मेंडल ने ऐसे 50 कैरेक्टरों को देखा मटर के पौधे पर। क्योंकि मटर का पौधा कहाँ था, उसके बागीचे में। मटर मेंडल जो था उसका चर्च था, उस चर्च में वो पादरी था, फादर था। उस चर्च के आगे एक स्कूल था जिसमें वो बच्चों को पढ़ाता था। और चर्च के पीछे क्या था, गार्डन था, बागीचा था, जिसमें वो दिन में अच्छे तरीके से मतलब अपना बच्चों को पढ़ाकर जो समय बचता था वो बाकी समय अपने बगीचे में गुजारता था, एक्सपेरिमेंट में लगाता था। तो मेंडल ने जो मटर का पौधा था, जैसा कि आपको कल बताया कि भी गया था वाई पी प्लांट चूज। आखिर मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था, क्योंकि मेंडल ने देखा था कि ये जो मटर का पौधा है वो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेड्स शो कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेड्स का मतलब क्या है बच्चों, एक ही लक्षण के 2 विपर्यासी रूप। विपर्यासिक रूप का मतलब अगर देखा जाएगा, अगर तना है
तो अगर पौधा है तो पौधे के अगर तने में देखा जाएगा उसके दो विपरीयासी रूप है, दो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेड्स हैं। एक उसका लंबापन है, दूसरा क्या है उसका बौनापन है। तो ये क्या है, ये उसके ट्रेड्स हैं। लक्षण क्या है, एक लक्षण यानी कि तना है। तो मेंडल ऐसे बहुत सारे लक्षणों को मटर के पौधे के पे देखा था, लेकिन मेंडल ने बोला था अगर हम ऐसे ही 50 लक्षणों को स्टडी करते जाएंगे तो काफी लंबा समय निकल जाएगा और हमारे पास रिजल्ट भी नहीं आएगा। इससे अच्छा है क्यों ना हम 7 ही लक्षण को चुने। तो मेंडल उन 50 लक्षणों में से देखा जाएगा केवल 7 ऐसे लक्षणों को चुना था जिसको अपने एक्सपेरिमेंट में उसका इस्तेमाल किया था। तो 7 ही लक्षणों को चुना था जिसमें उसका कलर आएगा, सीड का कलर आएगा, सीड का शेप आएगा, उसका अगर देखा जाएगा उसकी पॉड थी, वो रिंकल था कि राउंडेड था, फली की आकृति थी, उसके बाद से पौधे की तना था यानी कि लंबाई और बौना थी। ऐसे 7 लक्षणों को मेंडल ने चुना। लेकिन फिर जब अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया मेंडल तो वो बहुत खचपच हो गया। खचपच का मतलब कहा कि जब उसने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया मटर के पौधे पे तो उसने देखा कि क्या नाम है, जो पौधे की तने की जो लंबाई को ले रहा है जिसमें एक लंबापन शो कर रहा है, दूसरा बौनापन शो कर रहा है। तो उसमें देखा कि जब इन दोनों पौधे की जो लंबाई और जो बौना है, लंबा पौधा और बौना पौधा में संकरण कराया जाता है। देखो बच्चों, जब हम प्लांट्स में पढ़ते हैं तो प्लांट्स में हम संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, लेकिन जब हम ह्यूमंस पढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, तो फर्टिलाइजेशन में हम क्या कराते हैं, सेक्सुअल प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम फर्टिलाइजेशन कराते हैं, सेक्सुअल प्रोसेस होता है। लेकिन जब हम प्लांट्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस पढ़ेंगे। एक पौधा को दूसरे पौधे को आपस में मिलाने को ही हम क्रॉस कहते हैं, संकरण कहते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने क्या देखा बच्चों, जब एक लंबा को और एक बौने को आपस में संकरण कराया, क्रॉस कराया, तो मेंडल को पहली पीढ़ी में सब के सब लंबे मिले। इसलिए लंबे मिले क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर रहा है। एक क्या होता है अप्रभावी होता है, दूसरा क्या होता है प्रभावी होता है। यानी कि अप्रभाविता क्या करता है, प्रभावी वाले को दबा देता है। ध्यान समझिएगा, क्योंकि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करना इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि उस समय जब वैज्ञानिक अपना काम कर रहे थे, जैसे डार्विन था और दुनिया की सारी नजर डार्विन के ऊपर थी, तो सब लोग यही बोल रहे थे कि कुछ न कुछ ऐसा चीज है जो माता पिता से बच्चों के अंदर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रहा, और बच्चे का जो रिजल्ट है वो एवरेज व्यू दिखाई देने को मिलता है। एवरेज का मतलब क्या है कि मीडियम, जैसे माँ लंबी है और पिताजी छोटे हैं तो बच्चा क्या है, एवरेज आएगा। ऐसा सब बोल रहे थे। तो मेंडल ने भी यही सोच के एक्सपेरिमेंट किया था कि मेरा भी जो रिजल्ट आएगा वो एवरेज आएगा। तभी तो उसने लंबा और बौना को आपस में संकरण करा तो उसे रिजल्ट आना चाहिए मीडियम, लेकिन मीडियम रिजल्ट आया ही नहीं। खचपच मच गया मेंडल के दिमाग के अंदर, आखिर क्यों। मेंडल को सब के सब क्या मिले, लंबे मिले। जब उसने दूसरा पीढ़ी निकाली, जब सेकेंड जनरेशन निकाली, तब सेकेंड जनरेशन में मेंडल को क्या नाम है, कुछ लंबे और कुछ बौने पौधे मिले थे। दूसरे पीढ़ी में उसे बौने दिखाई दिए, पहली पीढ़ी में उसे बौने दिखाई नहीं दिए थे। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि मेंडल ने सबसे पहले एक ही जीन को उठाकर स्टडी किया था जिसे हम एक संकर संकरण कहते हैं, यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना है। देखो बच्चों, हम शुरू से समझाते हैं, लाइन बाय लाइन ध्यान से समझते जाओ। कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव है, तो याद रखिएगा, जीन जो है एक हेरिडिटी मटेरियल है। हेरिडिटी क्या है, मटेरियल है। हेरिडिटी मटेरियल विच परफॉर्म वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब देखो ध्यान से देखिएगा, अब देखो क्या हो रहा है। देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या होता है बच्चों, गुणसूत्र होता है कुछ इस तरह का। हमारे अंदर क्या होता है, ऐसे गुणसूत्र होते हैं। ये क्या है, ये हमारा गुणसूत्र है। और गुणसूत्र के अंदर क्या होता है बच्चों, ये हमारा डीएनए होता है, क्योंकि यही डीएनए जो होता है हमारा मोटा होकर सिकुड़ का बना लेता है, क्या गुणसूत्र बना लेता है। अब देखो बच्चों, ये जो है ना हमारा, ये जो हम गुणसूत्र लिए हैं वो हमारा टॉल प्लांट है। क्या बच्चों, टॉल प्लांट है। और ये जो हमारा गुणसूत्र है, ये जो हमारा गुणसूत्र है, ये होमोलोगस गुणसूत्र है। इसको हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या कहेंगे बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से समझना, क्योंकि हर एक डीएनए के ऊपर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। तो जो जीन यहाँ पे होगा वही जीन सेम गुणसूत्र के उसी लोकस पर होगा, उसी पोजीशन पे होगा। क्योंकि लोकस का मतलब आपको बताया गया था, एक जीन के दो विभिन्न स्वरूप, एक जीन के दो अलग स्वरूपों को भी हम क्या कहते हैं बच्चों, एलील कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है,
ये एलील है। एलील का मतलब क्या है, एक जीन उसके दो अलग अलग रूप है। जैसे मान लो कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या है, जीन है, लेकिन एक जीन के अलग रूप है। एक कैपिटल है और एक क्या है आपका स्मॉल, इसे एलील कहेंगे। लेकिन एलील एक गुणसूत्र पर जिस पोजीशन पर स्थित होगा वही एलील दूसरे गुणसूत्र के सेम पोजीशन पर स्थित होगा, उसी को ही तो हम कहते हैं एलील। एलील का मतलब ही क्या होता है, पोजीशन। एलील का मतलब क्या होता है बच्चों, पोजीशन। अगर यहाँ पे एक एलील है, अगर मान लो आई कलर का एलील यहाँ पे है जीन, तो दूसरे गुणसूत्र पे सेम जगह पर उसी नंबर पे, अगर ये 12वीं नंबर पे है तो ये भी 12वीं नंबर पे आई कलर का गुणसूत्र पाया जाएगा। क्लियर है। अब देखो क्या होगा बच्चे, हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे थे, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे। वो भी प्लांट्स की किसकी बात की जा रही थी, पौधे की लंबाई के बारे में। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जो जीन होता है, सपोज दैट यहाँ पे मान लो हमारा हाइट जीन है। किसका जीन है बच्चों, ये हमारा हाइट जीन। ये बताओ जब हाइट का यहाँ पे जीन है तो ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। नॉर्मल ना, ये डीएनए से क्या बनाते हैं बच्चों, ये आरएनए बनाते हैं। ये क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। ट्रांसक्रिप्शन से होता है ना, सेल के अंदर क्या होता है बच्चों, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, डीएनए होता है। डीएनए से क्या बनता है बच्चों, आरएनए बनता है। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसे अनुलेखन कहा जाता है। क्या कहता है, अनुलेखन। जब ये आयरन यहाँ पे आता है कोशिका के द्रव्य में, और क्या बनाता है बच्चों, प्रोटीन बनाता है, एमाइनो एसिड्स का चेन बनाता है। ऐसे ये एमाइनो एसिड्स की चेन को हम क्या देंगे, प्रोटीन दे। इस प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन कहते हैं, इसे हिंदी में अनुवादन कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, अनुवादन। तो देखो ये लंबा क्यों हुआ, लंबा इसलिए देखा है क्योंकि डीएनए क्या बना दिया बच्चों, आरएनए। तो जब ये आरएनए पूरा अच्छे से बन गया तो ये क्या बनाएगा, आरएनए से क्या बनेगा जी बच्चों, नॉर्मल प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, नॉर्मल प्रोटीन बनेगा। अगर ये वाला प्रोटीन बना रहा है तो ये वाला भी तो प्रोटीन नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है, डीएनए है। तो डीएनए से ये भी क्या बनाएगा बच्चों, आरएनए बनाएगा। फिर आरएनए से क्या बनाएंगे, सब अमाइनो एसिड्स के चेन बनाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटीन। अब कौन सा प्रोटीन है ये, नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा। ऐसा प्रोटीन बनाएगा जी बच्चों, नॉर्मल। जैसे यहाँ पे नॉर्मल प्रोटीन बना है तो यहाँ पे क्या बनेगा जी बच्चों, नॉर्मल प्रोटीन ही बनेगा। यानी कि अगर देखा जाएगा तो ये नॉर्मल जब प्रोटीन बनेगा तो प्लांट की हाइट क्या होगी, टॉल होगी। यहाँ भी जब नॉर्मल प्रोटीन बनेगा तो प्लांट की हाइट क्या होगा, टॉल हाइट वाला प्लांट होगा, टॉल हाइट वाला प्लांट होगा। और यहाँ भी आपका प्लांट क्या है, टॉल हाइट वाला प्लांट है। सीधी सीधा मतलब ये है बच्चों, अगर दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पाया जा रहा है तो डीएनए से आरएनए बनेगा, और जब आरएनए बनेगा तो आरएनए से एमाइनो एसिड्स के चेन बनेंगे, जिसे हम प्रोटीन्स कहेंगे। अगर सही से अगर ये जीन खराब नहीं हुआ है, जब जीन खराब नहीं होगा, जीन खराब कैसे होता है, म्यूटेशन के वजह से शरीर में म्यूटेशन हो गया सेल्स के अंदर। म्यूटेशन के वजह, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जीन अपना स्थान अदला बदली कर देता है, माने कुछ इधर भाग जाता है, कुछ इधर भाग जाता है। म्यूटेशन आपको आगे बताएंगे। तो क्या होता है, कुछ रेस वगैरह जो अल्ट्रा वायलेंट रेज होता है ना, सूर्य के किरणों से निकलने वाली एक रेज होती है जिसे हम यूवी रेज कहते हैं। वो यूवी रेज हमारे सेल्स के ऊपर पड़ जाते हैं तो हमारा डीएनए खराब हो जाता है। तो यहाँ पे इसका डीएनए खराब नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या है, डीएनए ठीक है। तो जब डीएनए ठीक है तो आरएनए भी ठीक है, और जब आरएनए ठीक है तो ये प्रोटीन क्या बनेगा, एकदम सही से बनेगा। प्रोटीन कैसा बनेगा, नॉर्मल प्रोटीन। और जब नॉर्मल प्रोटीन बना है तो ये किसका जीन है जी बच्चों, टॉल का जीन है ना, माने हाइट का जीन है ना। तो ये हाइट का जीन खराब ही नहीं हुआ तो प्लांट की हाइट क्या होगी, टॉल होगी। टॉल हाइट का जीन होता है ना, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या होता है, माता पिता का ही जीन आएगा ना। अगर पिताजी लंबे हैं तो बच्चा भी क्या होगा, लंबा होगा, क्योंकि पिताजी के भी जीन बच्चे के अंदर आएगा, और माता का भी हाइट का जीन बच्चे के अंदर। दोनों अपने में आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे। जो डोमिनेंट होगा, जो बोलेगा हम अपने आप को इस बच्चे के लंबाई को शो कराना चाहते हैं, तो वही शो होगा। माने उन दोनों जीनों में, एक पिताजी से जो जीन आ रहा है लंबेपन का, और माता जी से जो जीन आ रहा है लंबेपन का, उन दोनों में भी क्या होगा, उन दोनों में भी प्रभावित अप्रभावित, माने उन दोनों में जो डोमिनेंट होगा, जो अपने आप को दर्शाना चाहेगा उस पीढ़ी में, वही दर्शाएगा। माने दोनों में से केवल एक ही जीन दर्शेगा। मान लो अगर सपोज अगर पिताजी का जीन डोमिनेंट है तो माता जी का जीन क्या है, रिसेसिव है, वो छिपा देगा डोमिनेंट वाला। वो बोलेगा डोमिनेंट वाला हम तुमको यहाँ पे छिपाते हैं, इस पीढ़ी में इस बच्चे की जो लंबाई है, वो लंबाईपन का जो जीन है वो मैं शो करूंगा। माने इस बच्चे की जो हाइट बनेगी
वो मेरे जीन की वजह से बनेगी। मेरा जो बच्चा आएगा उसकी जो लंबाई होगी, उसकी जो हाइट होगी वो टॉल होगी। समझ में आ रहा है ना, मेंडल के नियम के अनुसार। तो ध्यान से समझिएगा, अगर ये प्रोटीन नॉर्मल है, ठीक ठाक प्रोटीन है, तो प्रोटीन की हाइट क्या होगी, टॉल होगी, यानी कि प्लांट हाइट क्या होगा, आपका टॉल होगा। तो इधर भी अगर सपोज मान लो अगर मम्मी का जीन है तो पिताजी का ये जीन है, तो पिता के जीन में भी डीएनए ठीक है, आरएनए ठीक है, आरएनए ठीक है, तो नॉर्मल प्रोटीन बना दे। जब नॉर्मल प्रोटीन बना दे तो यहाँ भी इनका प्लांट की हाइट क्या हो गई, टॉल हो गई। माने दोनों क्या मिल गया, टॉल टॉल मिल गया, माने डोमिनेंट हो गया। डोमिनेंट का मतलब ये है कि प्लांट की हाइट क्या होगी, भरपूर मात्रा में लंबापन होगा, माने ये होमोजाइगस टॉल होगा। ये कैसा टॉल होगा जी बच्चों, ये आपका होमोजाइगस टाल होगा। होमोजाइगस टाल का मतलब क्या है, ये वाला भी सेम है और ये वाला भी क्या है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन बना रहा है। माने ये प्लांट की प्रोटीन ठीक है, तो इसीलिए ये हाइट बना है। और ये हाइट कैसी बन रही है, टॉल बन रही है, टॉल बन रही है, ये भी बिल्कुल सही है। सॉरी, तो ये वाला भी आरएनए ठीक है, तो ये भी अच्छे मात्रा में प्रोटीन बना है, तो मैंने इसकी भी हाइट क्या है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये जो प्लांट है लंबा, ये क्या है, शुद्ध लंबा है। लंबा का मतलब क्या है, शुद्ध लंबा। इसके अंदर जो लंबाई का जो दोनों जीन है वो आपस में क्या है, सेम है। इधर भी पूरा लंबेपन का जीन है माता जी से भी, और पिताजी से भी जो जीन आया वो भी क्या है, सेम है। मतलब माता पिता का जो लंबाई का जो जीन है वो क्या है, सेम है, मानी शुद्ध लंबा है। शुद्ध लंबा का मतलब इसके अंदर बौनेपन का जीन नहीं छिपा है, ये शुद्ध लंबा है, टोटली क्या है, शुद्ध है। माने आने वाले पीढ़ी में क्या होगा कि बच्चे की जो लंबाई है वो क्या होगी, टॉल ही होगी, शुद्धपन के वजह से। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा देखो इसमें क्या है, सपोज दैट मान लो अगर एक जीन खराब हो जाती है, मान लो ये हमारा गुणसूत्र है, एक मदर वाला है और एक आपके फादर वाला गुणसूत्र है। यहाँ आपके क्या है, यहाँ पे अगर आपका देखा जाएगा तो ये अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए सिकुड़ के, घना होके, मोटा होके क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है, इसी को ही हम गुणसूत्र कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे क्या है, जीन है। अब वो कौन सी जीन है, टॉल की जीन है, तो कैपिटल टी दे सकते हैं। यहाँ भी जीन है, किसकी जीन है, टॉल जीन है। आप देखो बच्चों, यहाँ पे देखो क्या होगा, सपोज दैट मान लो अगर ये जो कैपिटल टी वाला जीन है, ये लंबाईपन का जीन है, तो ये डीएनए है, और जब डीएनए है, नॉर्मल डीएनए है, तो नॉर्मल क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। डीएनए अगर ठीक ठाक है, डीएनए में कोई डिफेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे इस गुणसूत्र में ये जो डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर जो जीन है वो जीन आपका ठीक है, इस जीन में कोई भी डिफेक्ट नहीं हुआ, माने जीन खराब नहीं हुआ। और ये कैसा जीन है, ये लंबाई वाला जीन है। अगर ये लंबाई वाला जीन ठीक ठाक है तो नॉर्मल क्या बनाएगा, नॉर्मल आपका आरएनए बनाएगा, यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। और जब नॉर्मल आपका आरएनए है, तो नॉर्मल आरएनए है तो क्या बनेगा जी, नॉर्मल प्रोटीन बनेगा। माने प्रोटीन क्या है, ठीक ठाक बनेगा। समझ में आ रहा है। इस वाले में क्या कंडीशन हो रहा है, इस वाले कंडीशन में अगर देखा जाएगा, ये जो लंबाई का जो जीन है, मान लो सपोज दैट ये मदर का क्रोमोसोम्स है, और इस मदर के क्रोमोसोम पे जो लंबेपन वाला जीन है ये डिफेक्ट हो गया। डिफेक्ट का मतलब खराब हो गया, कोई रीजन हो सकता है खराब होने का। खराब होने का अगर रीजन मान लो अगर देखा जाएगा, यहाँ पे रेज पड़ गया। रेज मतलब होता है किरण, किरण। अब कौन सी किरण, मान लो यूवी रेज। यूवी रेज को क्या कहते हो, अल्ट्रा वायलेंट रे। अल्ट्रा वायलेंट मतलब समझते हो, पराबैंगनी किरण। कैसी पराबैंगनी किरण, जब ये पराबैंगनी किरण इसके ऊपर पड़ेगी, सपोज और पड़ गई, तो ये क्या हो गया, ये जीन जो है खराब हो गया। ये जीन क्या हो गया जी, खराब हो गया, यानी कि ये जीन सही तरीके से आरएनए बनन नहीं बना। तो इस जीन को हम फॉल्टी जीन कह सकते हैं। माने जीन खराब हो गया तो जीन को हम फॉल्ट कह सकते हैं। माने ये क्या हो गया, आपका फॉल्टी जीन हो गया। ठीक है, ये जीन खराब किस लिए वजह से हुआ, क्योंकि इसके ऊपर किरण पड़ी है। कौन सी किरण पड़ी है, अल्ट्रा वायलेंट किरणें पड़ने की वजह से ये जीन खराब हो सकती है। अब कौन सी जीन खराब हुई है, ये लंबेपन की जीन, यानी कि हाइट की जीन खराब हुई, किसी का म्यूटेशन की वजह से भी खराब हो सकती है। तो जब ये खराब हो गई तो फॉल्टी जीन है। अब फॉल्टी जीन से क्या बनेगा, फॉल्टी प्रोटीन बनेगा।
फॉल्टी प्रोटीन बनेगा। मैं क्या प्रोटीन बन पाएगा? सही से नहीं प्रोटीन बन पाएगा। जब जीन ही खराब हो गया है और जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा? नहीं प्रोटीन बनेगा तो हम इसको किससे शो करेंगे? स्मॉल से शो करेंगे। और इसको किससे शो करेंगे? कैपिटल टी से शो करेंगे। कैपिटल टी से इसको इसलिए शो किया गया क्योंकि भरपूर मात्रा में ये आरएनए बनाया और आरएनए से क्या बनाया? नॉर्मल प्रोटीन बनाया। माने अच्छे तरीके से प्रोटीन बनाएगा, माने ये हाइट की लंबाई को शो करेगा और ये हाइट की लंबाई को आपका शो नहीं करेगा। लेकिन तभी भी ये जो आपका प्लांट है वो कैसा होगा प्लांट? अगर एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है, स्मॉल टी का मतलब ही यही है कि यहाँ पे ये जीन खत्म हो गया, खराब हो गया और खराब होने की वजह से प्रोटीन नहीं बनेगा। और जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो हम किसी से इंडिकेट करेंगे? स्मॉल टी से। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ जो प्लांट होगा वो प्लांट की हाइट क्या होगी? प्लांट की हाइट यहाँ पे टॉल होगी। टॉल इसलिए होगी क्योंकि ये वाला क्या है? ये वाला जो कैपिटल टी है ये पूर्ण रूप से स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी है। मतलब क्या किया? इसको दबा दिया। दबाने का मतलब क्या है कि भरपूर मात्रा में ये इतना ज्यादा प्रोटीन बना लिया है कि इसके गुणों को भी ये शो कर दिया है। मतलब ये क्या, अगर ये खराब हो गया तो ये क्या किया? ये इसको बोल रहा है कि मेरे बदले में क्या करो, तुम भी इतना ज्यादा प्रोटीन बना लो कि नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चे की हाइट हो वो क्या हो? टॉल हो। तो ये वही काम कर रहा है। इसके बदले में ये जो है ना, ये वाला है, इसके बदले में ये एक्स्ट्रा प्रोटीन बना रहा है। भरपूर मात्रा में ज्यादा प्रोटीन, अगर मान लो अगर ये 50% प्रोटीन बना रहा है, 50% प्रोटीन बना रहा है ये, और ये मान लो 25% ये बना रहा है, 25% ये बना रहा है, तो ये 25% खराब हो गया। बनना चाहिए 50%, ये 25% ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है? 25% के अलावा और एक्स्ट्रा प्रोटीन बना रहा है। मतलब इसके हिस्से का भी ये बना दे, 50% प्रोटीन बना दे। जब 50% बना देगा तो जाहिर सी बात है पौधे की जो हाइट होगी वो क्या होगी? आपकी टॉल होगी। तो ये जो टॉल होगा वो हेटेरोजाइगस टॉल होगा। हेटेरोजाइगस टॉल होगा। हेटेरोजाइगस टॉल का मतलब क्या है? इसके दो अलग अलग एलील हैं। ये जीन तो है लेकिन एक जीन के दो अलग स्वरूप है। एक कैपिटल टी या दूसरा क्या है? आपका स्मॉल टी है। समझ में आ रहा है ना? एक कैपिटल टी है, दूसरा क्या है? आपका स्मॉल टी। और ये कैसा टॉल है? ये होमोजाइगस टॉल है। माने पूर्ण रूप से ये शुद्ध लंबा है। शुद्ध लंबा का मतलब इधर से कैपिटल टी भी आया है, इधर से भी कैपिटल टी है। ये भी पूरा एकदम अच्छे तरीके से प्रोटीन बना है, ये भी पूरा अच्छे तरीके से हाइट का प्रोटीन बना है। और जब दोनों ये हाइट के प्रोटीन मिल गए हैं बच्चे के अंदर तो बच्चा क्या पूर्ण रूप से वो शुद्ध लंबा है। माने उसके अंदर कोई भी फॉल्टी प्रोटीन नहीं है, बना नहीं है, माने फॉल्टी प्रोटीन का जीन नहीं आया। और इसमें क्या आ रहा है? इसमें दो अलग अलग आपके जीन के क्या है? एलील है। और ये जो यहाँ पे बना है इसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस कहेंगे। हेटेरोजाइगस टॉल का मतलब क्या है? विषम युग्मजी तना। ठीक है ना? विषम युग्मजी क्या है? ये लंबा है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब देखो, अब हम डोमिनेंट रिसेसिव के बारे में जानेंगे। अब देखो ड्वार्फ प्लांट क्या होगा? तो ये प्लांट आपके क्या हो? दो कंडीशन में लंबा हो गया। एक होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा यानी कि कैपिटल टी, तो ये लंबा हो गया। दूसरी कंडीशन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी रहेगा तभी ये लंबेपन का ही शो करेगा। क्योंकि अभी बताया गया कि ये इसके हिस्से का भी ये प्रोटीन बना दिया और खूब एकदम खतरनाक तरीके से क्या किया है? लंबेपन का जीन ये शो किया है। ये होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। तीसरा कंडीशन देखते हैं कि ये प्लांट ड्वार्फ आखिर कैसे होगा। प्लांट ड्वार्फ कैसे होगा? ध्यान से देखो। ये क्या था? देखो तीसरा कंडीशन क्या होगा? सपोज दैट मान लो कि हमारे दो गुणसूत्र हैं, एक मदर वाला है और एक हमारे फादर वाला है। एक मदर वाला और एक फादर वाला, और इसके अंदर क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हमारा क्या है? डीएनए है। क्लियर है? अब देखो क्या होगा। सपोज दैट यहाँ भी हाइट वाला जीन है, यहाँ भी हमारा हाइट वाला जीन है। ठीक है, और क्या हो रहा है? इन केस ये दोनों के दोनों जीन जो हाइट को शो कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों जीन क्या हुआ? खराब हुआ। ये दोनों के दोनों जीन क्या हो गए? खराब हो गए। खराब होने का रीजन म्यूटेशन भी हो सकता है और अल्ट्रावायलेंट किरणों की वजह से भी हो सकता है। ये जीन क्या हो गया? खराब हो गया। तो जब ये जीन खराब हो गया तो क्या होगा? इसे हम फॉल्टी जीन कहेंगे।
और इधर भी जीन खराब हुआ है तो इसे भी हम फॉल्टी जीन कहेंगे। अगर ये फॉल्टी जीन है तो ये फॉल्टी प्रोटीन बनाएगा। कैसा प्रोटीन बनाएगा? फॉल्टी प्रोटीन बनाएगा। और इधर भी कैसा प्रोटीन बनाएगा? ये भी फॉल्टी प्रोटीन बनेगा। समझ में आ रहा है? जब जीन ही खराब होगा तो प्रोटीन बनेगा कैसे? नहीं बन पाएगा। किरण की वजह से किरण गिर गई है भाई, किरण गिरने की वजह से क्या हो गया? जीन हमारा खराब हो गया। प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स का मतलब मटर के पौधे के ऊपर खराब हो गया। तो जब खराब होगा तो इधर भी फॉल्टी जीन है और इधर भी फॉल्टी जीन है। फॉल्टी जीन से फॉल्टी प्रोटीन, इधर से भी फॉल्टी जीन से फॉल्टी प्रोटीन। ये बताइए जब जीन ही खराब हो गया तो क्या वो लंबेपन को शो करेगा? नहीं शो करेगा। माने वो जो पौधे का हाइट है उस बच्चे के अंदर आएगा, लंबेपन का नहीं आएगा। क्योंकि जो जीन है यहाँ पे लंबेपन का, वो क्या हो गया? दोनों के दोनों खराब हो गए। इधर मदर वाला भी जीन खराब हो गया और इधर फादर वाला भी जीन खराब हो गया। तो यहाँ पे हम कैपिटल टी से नहीं दर्शाएंगे, यहाँ भी इसको कैपिटल टी से नहीं दर्शाएंगे। इसे दर्शाएंगे किससे? स्मॉल टी से दर्शाएंगे। माने ये पौधा आपका कैसा होगा? ये पौधा आपका बौना होगा। क्योंकि लंबे वाला जीन क्या हो गया? खराब हो गया। प्रोटीन नहीं बना है। जब लंबेपन का प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो हम लंबेपन कैसे शो करेंगे? हमारे अंदर प्रोटीन ही नहीं बनाएगा तो लंबेपन का, हाइट का जीन नहीं दिखाएगा लंबेपन का। जब हाइट का नहीं जीन दिखाई देगा तो किसका जीन दिखाई देगा? प्रोटीन ही नहीं बने तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो हम कैसे में आ जाएंगे? आपके बौना में आ जाएंगे। तो ये हमारा जो बौना है ये कैसा बौना है? ये दोनों इसके एलील क्या है? सेम है। तो इसे हम होमोजाइगस ड्रॉप प्लांट कहेंगे। ड्रॉप, DRAWF, ड्रॉप प्लांट है। ठीक है, ये आपका होमोजाइगस ड्रॉप प्लांट है। यानी कि ये पौधा कैसा होगा? ड्रॉप होगा। ड्रॉप का मतलब ही होता है बौना। DWARF, ड्रॉप का मतलब क्या होता है बच्चों? बौना होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारा लंबेपन का और बौनेपन का। हाँ, इसीलिए मेंडल ने क्या किया था? दो अलग अलग पौधों को चुना था। एक लंबे वाले पौधे को चुना। अब ये क्या है? किसको चुनेगा? ये समयुग्मजीव होमोजाइगस स्टॉल को चुनेगा और हेटेरोजाइगस स्टॉल को चुनेगा। और जुड़ने के बाद क्या करेगा? एक लंबा पर, सपोज दैट ये लंबा है और ये क्या है? बौना है। इन दोनों पौधों को चुना। चुनने के बाद आपस में क्या कराया था? संकरण कराया था। जब संकरण कराया तो मेंडल को इसके जो बच्चे मिले पहली पीढ़ी में, सारे के सारे बच्चे क्या मिले? डोमिनेंट मिले, लंबेपन वाले मिले। लेकिन मेंडल ने ये सोच के एक्सपेरिमेंट किया था कि हमें क्या मिलना चाहिए? एवरेज होना चाहिए। लेकिन उसे एवरेज नहीं मिला। उसे क्या मिलेगा? अचानक से लंबा मिल गया। मेंडल के दिमाग में खलबली मच गई, कचपच हो गया। तब मेंडल ने क्या किया? जो पहली पीढ़ी के संतान है, लंबेपन वाले जो पौधे हैं, उन लंबे वाले पौधों में, जो खेत में बहुत सारे लंबे पौधे आ गए, उनमें से क्या किया? दो पौधों को उठाया, आपस में स्वपरागण करा दिया, फिर बीज उगाया, फिर इन बीजों को क्या किया? बो दिया। तो जब बोया खेतों में तो देखा कि इसमें कुछ लंबे हैं, कुछ बौने हैं, लेकिन मीडियम हाइट वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो मीडियम हाइट उसे दिखाई नहीं, या तो लंबा दिखा या तो बौना दिखा। तो बौना तो दिखा ही नहीं, लंबा दिखा। दूसरी पीढ़ी में उसे बौना भी दिखा और लंबा भी दिखा, लेकिन बीच वाला कैरेक्टर नहीं दिखा। ठीक है बच्चों, तो ये है। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? डोमिनेंट रिसेसिव एलील हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। डोमिनेंट रिसेसिव का मतलब कैपिटल टी हमारा डोमिनेंट है और स्मॉल टी हमारा क्या? रिसेसिव है। डोमिनेंट वाला रिसेसिव को छिपा दिया, तभी तो ये बच्चा टॉल शो किया है। टॉल कैसे शो करता? टॉल आपका शो हो नहीं पाता। ठीक है, टॉल आपका शो नहीं हो पाता। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो, और आपको कल बताया गया था कि एक ही क्रोमोसोम से पे क्या होते हैं? दो आपके अलग अलग तरह के एलील्स पाए जाते हैं। तो दो जो आपके अलग अलग तरह के एलील्स पाए जा रहे हैं, उन जिस पोजीशन पे, उसी को ही हम क्या कहेंगे? लोकस कहेंगे। यानी कि एक ही क्रोमोसोम से दो अलग अलग तरह के जीन्स जिस पोजीशन पे होता है, अगर एक गुणसूत्र यहाँ पे जीन है तो दूसरा जिससे पोजीशन पे होगा तो उसी को ही हम क्या कहेंगे? एलील कहेंगे। एलील का ही बच्चों दूसरा नाम क्या है? पोजीशन है। क्या नाम है? पोजीशन है। एलील को ही हम पोजीशन कहते हैं। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा इसमें अटपटा नहीं है। चलिए आगे हम लोग को देखना है। इसमें कह रहा है कि हाउ टू फॉर्म गेमीट। गेमीट का फॉर्म, गेमीट कैसे बनाते हैं? देखो, इसको हम मिटा देते हैं। देखो गेमीट कैसे बनता है, ध्यान से समझो। हाउ टू फॉर्म गेमीट। हाउ टू फॉर्म
गेमीट। गेमीट कैसे बनेगा? देखो बच्चों, गेमीट अगर बनाने के लिए देखा जाएगा तो मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी कैपिटल टी, इन दोनों को अलग अलग भेज दो। कैपिटल टी इधर चला जाएगा, स्मॉल टी इधर आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी इधर जाएगा, ये कैपिटल टी इधर आ जाएगा। यानी कि एक जीन के ये जो क्या है, ये एक युग्मक है। ये क्या है बच्चों? युग्मक है। यानी कि आपको देखा जाएगा हमारे अंदर गुणसूत्र होता है 46। अगर 46 का जोड़ा बनाया जाएगा तो 23 दूना क्या होता है जी बच्चों? 46 होता है। 46 होता है ना। अब प्रत्येक गुणसूत्र क्या होता है? अपने जोड़े में होता है, ऐसे होता है। ये पहला जोड़ा है, ये हमारा दूसरा जोड़ा है, ये हमारा तीसरा जोड़ा है, ये हमारा चौथा जोड़ा है। मतलब एंड सो ऑन करते करते हमारे अंदर कितना गुणसूत्र होता है? 46 गुणसूत्र होता है। तो ये जो दो गुणसूत्र हैं इन्हें हम क्या कहेंगे जी बच्चों? इन्हें हम युग्मक कहेंगे। ये दोनों क्या है? आपस में युग्मक है। युग्मक युग्मक मिलकर ही आप ये युग्मनज बनाते हैं। जैसा कि आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाया जाता था, एक इधर से अंडा आता है तो वो युग्मक है, इधर से शुक्राणु आता है तो वो भी क्या है? युग्मक है। युग्मक युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जायगोट का नाम दिया जाता है। तो ये क्या है? ये एक युग्मक है। अगर सपोज दैट ये अगर मदर का मान लो, मदर में आपके गुणसूत्र पाया जाता है, आपके XX पाया जाता है, और मदर में 46 गुणसूत्र क्या होता है? XX होता है। और मेल में क्या होता है? एक आपका X होता है, दूसरा क्या होता है बच्चों? Y होता है। तो जब ये बटेगा तो बटेगा कैसे? आपका एक X इधर जाता है, एक X इधर जाएगा, और ये XY भी बटना होगा तो X इधर जाएगा, Y आपका इधर जाएगा। ये जब X निकलेगा भाई बटेगा, तभी तो इस X के साथ ये मेल का X आकर यहाँ पे जुड़ेगा, और ये जो फीमेल का X है इस X के साथ मेल का Y आकर यहाँ पे जुड़ेगा। तभी तो एक इसमें मदर का X है और इसमें फादर का X है, और यहाँ भी वैसे ही यहाँ पे मदर का X है और यहाँ पे फादर का Y है। तो जो जोड़ा गुणसूत्र होता है, ये जो जोड़े गुणसूत्र होते हैं, इसमें क्या होता है? एक मदर होता है, एक फादर का होता है। ये मदर का जो गुणसूत्र, तो मदर का DNA है तो मदर के सारे जीन्स होंगे, नाक कान आँख होठ सबकी बनावट होगी। अगर ये फादर है तो फादर का DNA है, और फादर के DNA के ऊपर फादर का सब जीन होगा, माने फादर का नाक कान आँख मुंह होठ सबका बनावट होगा। क्लियर है? और इनमें से भी जो डोमिनेंट होगा वो बच्चे के अंदर शो होगा। सपोज दैट मान लो अगर ये बेबी है, सपोज दैट मान लो अगर ये क्या है? ये बच्चा है, इस बच्चे के अंदर शो करेगा। शो करने का मतलब ये अगर यहाँ पे शो करने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे जीन है, अगर नाक का जीन है जिस जगह पे, जिस स्थान पे, तो सिर्फ नाक का जीन उसी जगह पे, उसी स्थान पे, उसी लोकस पे होगा। तो इनमें भी क्या होगा? एक डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव होगा, या तो दोनों क्या हो सकते हैं? डोमिनेंट हो सकते हैं। मगर जीन खराब नहीं हुआ है तो दोनों के दोनों क्या है? डोमिनेंट हो सकते हैं। माने बच्चे का ना क्या होगा? भरपूर मात्रा में अच्छा बनेगा, जैसा बनना चाहिए वैसा बनेगा। अगर यहाँ पे अगर मान लो पिताजी का अगर आंख का जो जीन है वो खराब हो गया, आंख के जीन का मतलब अगर आंख की कॉर्निया अगर मान लो यहाँ पे ब्राउन कलर की है और मदर की यहाँ पे ब्लैक कलर की है, तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी डोमिनेंट और रिसेसिव होगा। तो जो ब्राउन वाला है या जो ब्लैक वाला है उनमें भी क्या होगा? आपस में वो लड़ेंगे। लड़ने का मतलब ये है, देखो लड़ने का मतलब ये है कि जो डोमिनेंट होगा वही अपने आप को दर्शाएगा। ये यहाँ पे अगर जीन है, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे ये ब्राउन वाला जीन है, ब्राउन जीन का मतलब ये बाल का कलर अगर यहाँ पे ब्राउन है, और यह मदर वाला जीन है, और मदर का यहाँ पे जो जीन है ब्राउन वाला, ये ब्लैक वाला, ब्लैक का मान लो यहाँ पे जीन है, और यहाँ पे ये ब्राउन वाला जीन है, ब्राउन वाला जीन। और सपोज दैट क्या हो गया? ये ब्लैक वाला यूवी रेज इसके ऊपर पड़ गया तो ये खराब हो गया, खराब हो गया ना। तो जब खराब हो गया तो ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा। और ये वाला क्या है? ये वाला जीन सही है, तो जब ये वाला जीन सही है तो ये वाला प्रोटीन बनाएगा, और जब ये वाला प्रोटीन बनाएगा तो इस बच्चे में जो बाल का कलर होगा वो कैसा होगा? ब्राउन होगा, क्योंकि मदर वाला जो ब्लैक वाला जीन था वो खराब हो गया। तो जो खराब है उसी को ही हम क्या बोलेंगे? रिसेसिव बोलेंगे, ये अप्रभावी है। और जो बढ़िया वाला है इसको हम लोग डोमिनेंट बोलेंगे। और अभी आपको बोला गया कि डोमिनेंट वाला रिसेसिव को क्या कर देता है? दबा देता है। और जब दबाया तभी तो इस बच्चे के अंदर जो बाल का कलर है वो कैसा आया है? ब्राउन आया है। तो ये चीज है, समझ में आ गया ना? तो ये क्या है? गेमीट ऐसे ही बदलेगा, ठीक है ना? ये जो आपके दो हेट्रोजाइगस जो आपके गेमीट है, एक इधर टी जाएगा, एक इधर टी जाएगा। क्योंकि सपोज क्या है बच्चों, अगर मान लो फीमेल के अंदर अगर XX गुणसूत्र है, अगर ये बटेगा नहीं बटेगा, और पूरा का पूरा गुणसूत्र एक ही ओर चला जाएगा और दूसरे साइड नहीं जाएगा, सुन्ना बचेगा, तो क्या होगा? मेल का भी तो XY है,
तो ये आपका जुड़ जाएगा कि नहीं, इधर y जुड़ जाएगा, इधर x जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक x होना चाहिए, वो तो खाली हो गया। क्या हो गया, खाली हो गया ना, खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है, दोनों के दोनों उठ कर जा रहे एक ही स्थान पर। ये जो बच्चा होगा उस बच्चे के अंदर ट्रिपल क्रोमोसोम्स आ गए, मानी कि वो क्या हो जाएगा, ट्रांसजेंडर हो जाएगा, जिसे हम किंडर कहते हैं, यानी कि छक्का जिसके नाम से जाना जाता है। अब इस बच्चे की जो बनावट होगी, आधा नर होगा, आधा क्या होगा, मादा होगा, यानी कि नर के जैसा क्या होगा, उसके अंदर शिश्न का विकास, वृषण का विकास होगा, लेकिन मादा के जैसे उसके पास स्तन भी आ जाएंगे, ठीक है, चेहरे पे क्या आ जाएगा, बाल आ जाएगा, और उसका जो चाल चलन है वो स्त्री के जैसा दिखाई देगा। लेकिन ये क्या है, एक बीमारी है जो नहीं होना चाहिए। प्लांट्स के अंदर ऐसा शो होता है, वो एक नई प्रजाति शो करता है, लेकिन हम ह्यूमंस के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब क्या, इसको हम बीमारी के नाम से इंडिकेट करते हैं। बीमारी का मतलब डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, ये सब क्या होते हैं, गुड़सूत्र एक ही जगह उठ के एक ही साइड में भाग जाते हैं, जो होना नहीं चाहिए मेंडल के सेकेंड नियम के अनुसार। क्योंकि मेंडल ने बोला था कि जो गेमीट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, माने आधा गेमीट इधर जाता, आधा गेमीट इधर जाता। वही नियम सही है, वही नियम सब पे लागू होता, और इस नियम का कहीं भी अपवाद देखने को नहीं मिलता। मेंडल के तीनों नियम में अगर देखा जाएगा, ये जो दूसरा नियम था इसमें कहीं एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता है, बल्कि जो पहला नियम था जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, उसमें आपको अपवाद देखने को मिला था। अब मेंडल का जो तीसरा नियम था, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह रहे थे, सॉरी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहे थे, वहां भी आपको अपवाद देखने को मिलता है। लेकिन इस सेकेंड लॉ में आपको अपवाद देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बिल्कुल नियम सही है, गेमीट क्या हो जाता है, सेग्रीगेट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, और इनका अलग होना ही जरूरी है। नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, बीमारी पैदा कर देगा। ठीक है, तो ये चीज है, समझ में आ गया। तो ये चीज है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, गेमीट का फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका गेमीट बन गया। चलो अब क्या हुआ था, मेंडल जैसा कि हम जानते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेंडल ने कितने लक्षणों को चुना था जी, 7 लक्षणों को। क्योंकि मेंडल जब अपने बगीचे में गया था, तो जब वो मटर के पौधे को देखा, तो जैसा कि आपको बताया गया, ऐसे 50 लक्षण मटर के पौधे के ऊपर देखने को मिल रहे थे। लेकिन मेंडल बोला गया ना कि जब एक्सपेरिमेंट करता तो लंबा समय मिल जाता है, क्योंकि उसको प्रोजीनी लानी थी, उसके बच्चे पैदा करा के उसके अंदर रिजल्ट देखना था कि इस बच्चे के अंदर माता पिता के जैसे गुण दिख रहा है कि नहीं, तभी तो सेकेंड पीढ़ी लाएगा, सेकेंड जनरेशन लेकर आएगा। तो क्या हुआ था, मेंडल ने बोला कि हम 50 को कैरेक्टर को स्टडी नहीं करेंगे, हम इसमें से 7 को चुनेंगे। और लकी देखिए, मेंडल एक तरह से बड़ा खुशनसीब था कि उसने मटर पे ये जो 7 लक्षणों को चुना है, उन 7 लक्षणों में प्रभाविता अप्रभाविता देखने को मिलती है। जैसे पौधे में अगर तना है तो तने की लंबाई बौना है, लंबापन है, फली है, फली का आकार एक भरा हुआ है और एक संकरित माने खाली खाली है। तीसरा कंडीशन ये है, तो बीज का जो शेप है, एक गोल है, दूसरा क्या है आपका झुर्रीदार है। बीज का जो कलर है, एक आपका ग्रीन है तो एक आपका क्या है, येलो है। फूलों की अगर स्थिति देखा जाएगा तो एक आपका सफेद है और एक आपका बैगनी है। यहाँ पे प्लांट्स में जो फली का पोजीशन है, एक कक्षस्थ है, कक्षस्थ पे फली खिल रहा है, एक आपके शीर्षस्थ पे खिल रहा है, माने कक्षा पे एक आपके शीर्ष के ऊपर खिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, मेंडल के 7 कैरेक्टर जो ढूंढा गया था, उन कैरेक्टर को देख लेते हैं आखिर कौन कौन कैरेक्टर था। तो चलिए देखते हैं 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेट्स इन पी। 7 लक्षणों को देख लेते हैं। ये 7 लक्षणों को पूछता भी, आखिर मेंडल ने कौन कौन 7 लक्षणों को पी प्लांट्स पे निकाला था और उनमें स्टडी किया था। मेंडल, ध्यान से समझना, लेकिन मेंडल इन 7 में से सबसे पहले एक जीन के ऊपर स्टडी किया। बोला मेंडल, जो 7 दिख रहे हैं, 7 के ऊपर अगर लाइन बारे में स्टडी करें, गोल